Good evening, students. Let's start our previous year questions. आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे हैं. हम जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम में सिर्फ हिस्ट्री नहीं आएगा, सभी चीज़ों से क्वेश्चन आने हैं. तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, तकरीबन मैंने 1500 क्वेश्चंस की एक स्लाइड्स डेवलप किए हैं जिसमें आपको धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा. जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मॉडरेट टू एक लेवल जो आपको लगेगी वास्तव में आपको ये हेल्प करेगा. ठीक है, तो आप इसे रेगुलर देखेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी. अब शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, लघु हिमालय स्थित है मध्य में. लघु हिमालय, आप अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी ज्योग्राफी के बारे में तो आप जानते हैं कि मोटे तौर पर 4 रेंज होती हैं और वो 4 रेंज का जो क्रम है वो ये है कि सबसे ऊपर की तरफ जो रेंज है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालयन. क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालयन. TRANS, ट्रांस हिमालयन यानी हिमालय के पार, यानी हिमालय से दूसरी तरफ. और उसके बाद ट्रांस हिमालयन के बाद आता है ग्रेट हिमालय. क्या आता है? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय आता है. ठीक है, और ग्रेट हिमालय के साउथ की तरफ पड़ता है आपका लघु हिमालय. ठीक है, कौन सा पड़ता है आपका? ये लघु हिमालय पड़ता है जो आप पढ़ रहे हैं. और सबसे दक्षिण में जहाँ से तराई शुरू हो जाती है वहाँ पर रेंज पड़ती है आपकी शिवालिक रेंज. कौन सी रेंज पड़ती है? शिवालिक रेंज. जब मैं ज्योग्राफी आपको प्रॉपर पढ़ाऊँगा तो मैं बाई मैप आपको एक एक चीज़ की क्लैरिटी करूँगा. तकरीबन 35 मैप्स हैं की एक सीरीज़ है जो मैं शुरू करने वाला हूँ. लेकिन आप अभी देखिए जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए हैं जिससे कि आप में अवेयरनेस आए कि क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं. जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक रिवीजन होगा. आप एक ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो कर रहे हैं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है जब तक कि मुझसे कोई मानवीय भूल ना हो जाए, और उसके लिए हमेशा हम करेक्शन के लिए तैयार हैं. अगली बात आती है कि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में. तो आप खुद देखिए लघु हिमालय कहाँ पड़ रहा है. आपका ग्रेट हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में पड़ रहा है. जहाँ भी आपको दिखाई दे उसको आप टिक करें. तो कौन सा है आपका ग्रेट हिमालय? महान हिमालय कहाँ है? ये है आपका महान हिमालय और ये है शिवालिक रेंज. इन दोनों के बीच में पड़ता है लघु हिमालय. तो यानी सी आपका आंसर हो जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां कौन सी है. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वन लाइनर है. आपकी चारों नदियां व्यास, चेनाब, रावी और सतलज गुजरती हैं. और नेक्स्ट आपका है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है. सब्सिडरी है. किसकी सब्सिडरी है ये बताना है आपको. तो एक्चुअली होता क्या कि मंदाकिनी जब निकलती है चोराबाड़ी से, तो चोराबाड़ी से निकलते हुए एक ताल है, लेक है, वहाँ से वो निकलती है और सोनप्रयाग में जाकर के, जैसे वो निकल रही है तो सोनप्रयाग में जाकर के वो एक धौली गंगा से मिल जाती है. और धौली गंगा उसकी क्या है? सहायक नदी है. तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो गई? काली नदी हो गई. तो आप इसको टिक करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. कयाल क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कयाल क्या है. कयाल एक्चुअली एक लैगून है. तो आपका जो केरला है, केरला का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं. तो मालाबार तट के पास जो लेगून्स डेवलप हो गई हैं उनको हम क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं. तो इसमें यह है केरल के पास लगून. अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि लगून क्या होती है. एक्चुअली जो आपका खारे पानी का जल होता है, मतलब समुद्र का ही जल, कुछ पहाड़ियों के द्वारा या सैंड के द्वारा अगर उससे अलग होकर एक वाटर बॉडी बनाता है तो उसे लगून कहते हैं. मान लीजिए यहाँ से आपका ये सी है और सी से एक छोटा सा पोर्शन जो है, छोटा पोर्शन कोई बन गया है जिसमें कि क्या है? वाटर है सी का. तो उस बॉडी को, वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? लगून कहते हैं. तो आप जो इंग्लिश मीडियम वाले वो जान लें कि लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इज नॉन एज lagoon whenever it is separated from the sea by land or rock या sand. Okay, so that kind of the water body is known as lagoon या lagoon. Is it clear? Okay, go for the next. अब आता है आपके पास दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है. देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट देता है,
फिर उसका एक रीज़न देता है। तो आपको ये देखना है, उसमें 4 तरह के उसमें आंसर होते हैं, आपको कोड जो देते हैं वो लोग, तो आपको देखना है क्या वो दोनों सही हैं, और अगर सही भी हैं तो वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीज़न या नहीं दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लें, दक्षिणी ट्रैप या दक्कन ट्रैप जो होता है, वहाँ की रेगड़ मिट्टियाँ, उन्हें रेगड़ या रेगुर मिट्टियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगड़ या रेगुर मिट्टियाँ कहा जाता है। और ये मिट्टियाँ जो होती हैं वास्तव में काली होती हैं, और इसके अंदर कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? कॉटन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, उसी के लिए लोग फेमस होते हैं। लेकिन इसमें ह्यूमस कम होता है, बल्कि ह्यूमस की जगह इसमें क्या होता है, लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इनका जो रीज़न है वो गलत है। रीज़न क्या है? वो गलत है, जबकि उनका जो कथन यानी स्टेटमेंट सही है। आप देखिए, ए सही है, आर गलत है, ये सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे कि आप इन 2 सूचियों को या 2 लिस्ट को आप क्या करें, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए मतलब मैच लिस्ट ए टू लिस्ट बी या लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है वो किससे संबंधित है। तो मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूं कि ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। किसका उद्गम स्थल है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये बात सही है। तो आपका क्या हो गया? ए का 1 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वेरीनाग जो है वो झेलम का उद्गम स्थल है। ठीक है। इसी तरह से कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? वो महाबलेश्वर है। बिल्कुल सही। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो उद्गम स्थल है स्वर्ण रेखा नदी का। तो ये नदियां हैं और ये उनके ओरिजिन है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये आपके सभी मैच कर रहे हैं डायरेक्टली। तो 1 2 3 4 रहेगा, एंड 1 2 3 4 बी आंसर है। तो हम बी के साथ जा रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो या प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है। ये आपका मध्य प्रदेश में एक खंडवा जिला पड़ता है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, या आप परिचित होंगे, गए होंगे। तो वहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर ये परियोजना चल रही है। ठीक है, यह परियोजना है। तो ये आपका ए आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर से पूछ रहे हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि आप लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने के लिए इन्होंने दिया है इडुक्की, और इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है? इडुक्की के अलावा माताटीला, नागार्जुन सागर और पोचमपाद। तो ये क्या है? ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी वाटर को इकट्ठा करके रिजर्वर में रखकर उसको क्या करते हैं लोग, जैसे बिजली का उत्पादन करना या और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप एक से ज़्यादा टास्क करते हैं तो उसे मल्टीपर्पज आप कहते हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इडुक्की, माताटीला, नागार्जुन और पोचमपाद। ये किससे मैच करती हैं आपको बताना है। इनके सामने नदियाँ दी हुई हैं, तो हम आपको क्लैरिटी कर देते हैं। जो इडुक्की नदी है वो पेरियार से बिलोंग करती है। पेरियार कहाँ पर है? पेरियार नदी पड़ती है आपकी केरला में। ठीक है। और दूसरा है आपका माताटीला। तो माताटीला जो है वो किससे मैच करता है? माताटीला मैच करता है बेतवा से। ये बेतवा से मैच करते हैं। पहले इन्हीं को देखते हैं। ए का हमें चाहिए 4, ए का 4 है, यानी या तो वो ए होगा या फिर वो सी होगा। ठीक है। उसके बाद हमें बी के लिए चाहिए, क्या 1। बी के लिए हमें 1 चाहिए, तो वो सी हो जाता है, यानी ए नहीं होगा, सी हो जाएगा। बाकी दोनों भी क्लियर कर देता हूँ। नागार्जुन सागर तो सबको पता होगा, ये कृष्णा नदी पर बहुत फेमस है। और पोचमपाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में, ये आपका गोदावरी नदी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि वही कथन और कारण, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है।
वो आपसे क्या कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में, वेस्टर्न कॉस्ट के कंपैरिजन में आपको ईस्टर्न कॉस्ट में जो धान है उसका उत्पादन यानी राइस का जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। चलिए सोचते हैं भी इसके बारे में। अब उसके बाद रीज़न दे रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट यानी जो ईस्टर्न कोस्ट है इसके ऊपर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अच्छा ये वो रीज़न करें कि भाई बारिश ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पर धान हो जाता है। देखो देखने में कितना सुंदर लगता है, कितनी अच्छी बातें बता रहा है आयोग आपसे, लेकिन बातें थोड़ी सी गलत हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन पक्का गलत करके आने वाले हैं। क्योंकि कॉमन सेंस पे तो क्या होता है, कॉमन सेंस पे आप कहेंगे ठीक है भाई धान का उत्पादन हो रहा है और बारिश ज़्यादा होती होगी तो इसलिए ऐसा होता होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ईस्टर्न कोस्ट पर बारिश कम होती है इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट। इज इट क्लियर? ओके, नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग और कर देता हूँ कि जो आपका पूर्वी घाट है यानी ईस्टर्न जो घाट है सॉरी, तो ईस्टर्न घाट एक्चुअली वो जो बंगाल बे है या बे ऑफ बंगाल है उससे उसमें बनने वाले जो डेल्टाज हैं या वहाँ का जो एरिया है वो एरिया काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट। और दूसरी बात वहाँ एल्यूवियल सॉइल मिलती है और जो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए वहाँ पर खेती वास्तव में होती है और लैंड है हमारे पास इस तरह का कि वहाँ खेती हो सके। बट अगर हम कंपैरिजन इसका वेस्टर्न कोस्ट के साथ करें तो वो क्या होता है, इट इज़ मोस्टली फॉर्म्ड बाय द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड सो इट इज़ इनफर्टाइल इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट। चलिए लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि पहली बात तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा सा हाइट पर है, पहाड़ियों से बना हुआ है और इस तरह का लैंड अवेलेबल नहीं है, एक लंबा चौड़ा लैंड अवेलेबल नहीं है जिसमें आप आराम से खेती कर सकें। ठीक है, जब तक कि आप मालाबार तट तक नहीं पहुंचते, उससे पहले का तो बहुत बेकार एरिया है। मतलब बेकार नहीं कहेंगे, बेकार मतलब पोर्ट्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप सोचें कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है। वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे हो सकती है जब तक लैंड आपके पास ओपन लैंड नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात की हाइट है वहाँ पर, जैसे पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और डिटेल बता दूंगा आपको। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर सी आंसर हमसे जो है वो मैच करता है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी क्या है? पीताम्बरी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि पीताम्बरी क्या है, क्योंकि आपके क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे, आपके क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएंगे, आपके क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से आएंगे, आपके क्वेश्चन किससे आएंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे, और इकोनॉमिक्स से आएंगे, एनवायरनमेंट से आएंगे, और भी बहुत क्षेत्रों से आएंगे जिसे करंट अफेयर कहते हैं। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है पीताम्बरी इन चारों में से क्या है, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि पीताम्बरी जो जिसे हम कोड नेम में मानते हैं RYSK52, ये एक पीली सरसों की प्रजाति है और इसका जो मैच्योरिटी डेज है यानी जितने टाइम में क्रॉप डेवलप होने में लेती है वो तकरीबन 115 डेज लेती है, तकरीबन 115 दिन में क्रॉप बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, और ये है किसकी? ये पीली सरसों की एक प्रजाति है। तो सरसों जो है वो यहाँ पर है, तो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखी? ये एक बुक है, ये किसने लिखी? एक्चुअली इस बुक को लिखने वाले एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं जिनका काफ़ी रुझान राइटिंग में रहा है, बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, और इन्होंने जो एक अच्छे बॉटनिस्ट भी रहे हैं और हरित क्रांति में विशेष योगदान दिया, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, और ये पंजाब सिविल सर्विसेज में थे। इनका नाम है MS रंधावा यानी मोहिंद्र सिंह रंधावा। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी, क्योंकि अलग सा क्वेश्चन था तो थोड़ा बता दिया, वरना बाकी चीज़ें तो आसान ही है। अगला है आपका अलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे स्थानों यानी प्लेसेस में क्या समानता है? तो ये
कुछ प्लेसेस हैं और इन सब में कोई समानता है। अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हमें ऐसा लगेगा कि पता नहीं भाई क्या होगा। जैसे हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप मिले हैं, जल भंडार मिले हैं, भूमिगत गुफा तंत्र है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। आई थिंक ये आईएएस का ही क्वेश्चन था और ये 2018 के आसपास का ही है, डेट भूल गया हूँ पर तकरीबन शायद उसी टाइम का है। तो आपको पता होना चाहिए है क्या। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि भाई पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक जल भंडार की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये तीनों प्लेसेस कहीं ना कहीं वाटर रिजर्वॉयर्स हैं। जैसे कि हम अलियार की बात करते हैं तो अलियार जो है वो कोयम्बटूर जिले में है, ठीक है, एक बांध है ये, ठीक है। दूसरी तरफ ईसापुर है, ईसापुर है महाराष्ट्र में है, ये पेनगंगा जो नदी है उस पर है। और कंसावती जो है भैया ये है आपका वेस्ट बंगाल में, जो बांकुड़ा जिला है उसमें मुकुटमणि में स्थित है, ठीक है। तो ये भी एक रिजर्वॉयर है, एक जलाशय है। तो आपको क्लियर हो गया कि ये जल भंडार है, तो बस आपका काम हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? आपने पढ़ा होगा पीली क्रांति, काली क्रांति, श्वेत क्रांति, हाँ। तो ये बहुत सारी क्रांति आपने पढ़ी होंगी। तो ये क्रांति किससे बिलोंग करती है? ये है आपकी कच्चे तेल से, यानी जो क्रूड ऑयल होता है जो हम निकालते हैं और उससे बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं। जो केमिस्ट्री स्टूडेंट होंगे वो तो जानते हैं सब, आप भी जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा तो जानना है आपको। तो काली क्रांति किससे संबंधित होती है? कच्चे तेल के उत्पादन से होती है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन फ्री हो गया। और मैंने कोशिश की है छोटे छोटे वीडियोस बनाने की जिससे कि आपको बोरियत ना हो। और प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने जो नियर डियर हैं उनसे शेयर कीजिए। यकीन मानिए ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। मैंने कोशिश की है कि मैं बीच बीच में आपको पढ़ाऊं और साथ ही साथ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए शुरू किए क्योंकि प्रीलिम्स बिल्कुल जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो यूपीएससी हो चाहे कोई बीपीएससी हो या कोई भी आपका आयोग रहेगा, तो वो सभी लोग क्या करेंगे, आपकी एग्ज़ाम लेना शुरू कर देंगे। तो इससे आपको हेल्प आउट होगा, फ़ायदा होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।